18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के नाम से गुमनाम जीवन जी रहे थे। ऐसे बहुत से दावे किए गए कि गुमनाम बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं। इसके अलावा ये बात भी नेताजी के जिंदा होने की ओर इशारा करती है कि नेहरू गवर्नमेंट ने उस हादसे के बाद 20 साल तक सुभाष चंद्र बोस के घर और उनकी फैमिली पर लगातार नजर क्यों बनाए रखी और क्यों आज तक उनकी अस्थियों का DNA टेस्ट नहीं कराया गया। डेथ सर्टिफिकेट भी एक जापानी सैनिक इशिरो ओकुरा के नाम पर है, तो नेताजी का क्यों नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि विमान दुर्घटना के बाद नेताजी को एक मिलिट्री अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन ब्रिटिश और जापान की कुछ इंटेलिजेंस के गुप्त सूत्र इस बात का दावा करते हैं कि 18 अगस्त को वहाँ पर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। यहाँ तक कि उस पुराने आर्मी हॉस्पिटल में सुभाष चंद्र बोस या नेताजी नाम का कोई भी शख्स इलाज के लिए लाया ही नहीं गया था, और जिस शख्स को उस हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु होने के बाद उसकी अस्थियां जापान के रिक्टोन में रखी गयी, वो नेताजी की है ही नहीं, बल्कि वो किसी जापान के व्यक्ति की है। उत्तर प्रदेश के गुमनामी बाबा की मृत्यु के बाद जब उनके कमरे में रखे हुए बक्से को खंगाला गया तो उसमें से नेताजी और उनके परिवार की कई चीजें और तस्वीरें सामने आई। उस बक्से से जर्मन दूरबीन भी मिली जो नेताजी प्रयोग करते थे, और सबसे बड़ा सबूत उसी बक्से से कई ऐसे लोगों के खत मिले जो नेताजी को बहुत ही करीब से जानते थे। पवित्र मोहन राय INA कमांडर की चिट्ठियां भी शामिल थीं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस दोनों एक ही शख्स थे। इस बात से पर्दा उठाती है अमेरिकन सर्टिफाइड एग्जामिनर कार्ल बचट की रिपोर्ट। उसने उन दोनों के द्वारा लिखे गए कुछ खतों की जांच की, जिसमें उसने पाया कि दोनों की हैंडराइटिंग में बहुत कुछ समान है। क्या ये सारे सबूत आपको भी इस बात के लिए सोचने को मजबूर करते हैं कि नेताजी वाकई में 1945 के बाद जिंदा थे? नेताजी की मौत से पर्दा उठाने के लिए एक इंक्वायरी 1949 में शुरू की गई। जवाहरलाल नेहरू ने इतिहासकार प्रतुल चंद्र गुप्ता को इस सच से पर्दा उठाने के लिए अपॉइंट किया था। उन्होंने नेताजी के ऊपर विस्तार से शोध किया। इसके बाद उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसमें नेताजी के INA मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बातों का उल्लेख किया गया, लेकिन इस 390 पेज की किताब को छपने ही नहीं दिया गया। लोगों को लगा था कि अब शायद नेताजी और INA के द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान को उन्हें जानने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों उस किताब को छपने से रोका गया? इसके पीछे ऐसी बातें हैं जो बहुत से लोगों को सही लगती हैं तो बहुत से लोगों को गलत। काफी लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस उस हादसे के बाद रशिया में जिंदा थे और गवर्नमेंट के अलग अलग अधिकारियों को उनके बारे में पूरी जानकारी थी। नेहरू जी की बहन सोवियत यूनियन की एम्बेसडर थी, लेकिन उनके रशिया में जाने के बाद उन्होंने लोगों से सार्वजनिक तौर पर बात करते हुए कहा था कि मैं एक ऐसे शख्स से मिली जिसे जानने के बाद शायद आपको इतनी खुशी न मिली हो जितनी आजादी के समय मिली थी, जिसका नाम सुनने पर आप गदगद हो जाएंगे। लेकिन उनके इस भाषण को पूरा होने से पहले ही नेहरू ने उन्हें रोक दिया। नेताजी और नेहरू के बीच जैसा दिखता था, असल में शायद वैसा नहीं था। उनके बीच कई बार विवाद भी देखने को मिले। सुभाष चंद्र बोस भारत को आजादी दिलाने के लिए उस समय के सबसे क्रूर और तानाशाह माने जाने वाले इंसान हिटलर के पास भी मदद मांगने गए थे, क्योंकि उस समय हिटलर ब्रिटेन पर हमलावर था। तब नेताजी ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति अपनाते हुए हिटलर से हाथ मिलाया था। इसके बाद उन्होंने जापान से भी बात की, लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर के अंत में इनकी सेना हार गई, जिसके बाद अंग्रेज और नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल के तौर पर पेश किया, और अगर कोई क्रिमिनल जनता के बीच में खुले तौर पर आता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। इसी तरह से हाइट की तोजो फांसी पर लटकाया गया था, जिसके बाद इस बात की पूरी संभावनाएं थी कि अगर सुभाष चंद्र बोस सबके सामने आते हैं तो उन्हें भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। 1995 में शहनवाज कमीशन, 1970 में खोसला कमीशन ने नेताजी की मौत से पर्दा उठाने के लिए जांच की, और दोनों ही कमेटी ने बताया कि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई। लेकिन इसके बाद 1999 में एक और जांच कराई गई जिसे मुखर्जी कमीशन ने किया, और उन्होंने ताइवान में किए गए अपने शोध में बताया कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में होना संभव ही नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ताइवान में 1945 में प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आज भी इस हाई-फाई टेक्नोलॉजी के दौर में तो नेताजी की अस्थियों का DNA हो सकता है, तो ऐसे में भला उन अस्थियों को नेताजी की अस्थियां कैसे मान लिया जाए? आज भी नेताजी की फैमिली DNA की डिमांड कर रही है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो वाकई में नेताजी की अस्थियां हैं या फिर किसी और की। नेताजी की मौत से पर्दा उठाने के लिए सरकार ने 2016 में बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स को पब्लिश कर दिया, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट आधे अधूरे हैं, जिससे कुछ भी साबित नहीं होता। बल्कि सवाल ये उठता है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया गया था या ये सच में अपने आप गुम हो गए थे। लेकिन नेताजी इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? कैसे 20,000 ब्रिटिश भारत के 30 करोड़ लोगों पर राज कर सकते थे? ये बिल्कुल असंभव है। लेकिन वो राज करने में कामयाब इसलिए हुए क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हीं 30 करोड़ लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लिया था, और अंग्रेजों की लड़ाई जीतने में हमारे ही देश के लोग मदद कर रहे थे। इस बात का नमूना वह 1857 की लड़ाई में देख चुके थे। एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कहा था कि अगर हर एक भारतवासी सिर्फ एक मुट्ठी भरकर मिट्टी अंग्रेज के ऊपर फेंकता है तो अंग्रेजों का पूरा साम्राज्य उसमें दब जाएगा। नेताजी ने अंग्रेजों के इसी डर को पहचान लिया। अब जरा सोचिए, अगर नेताजी जिंदा होते तो वो शायद देश के प्रधानमंत्री होते।
होते, क्योंकि उन्होंने देश कैसा होगा, देश की पॉलिसी क्या होगी, देश की सेना कैसी होगी, देश की जनता को क्या क्या चाहिए और दुश्मनों को अपने देश से कैसे दूर रखना है, इन सब बातों पर बहुत पहले से प्लान किया हुआ था। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। उनके बलिदान और सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।